हेलो गाइस, वेलकम बैक टू फिजिक्स गिरी। इट्स अनिर्बान सर हियर। एंड मैं ये बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ ना कि अगर तुमने कोई कंसेप्ट सीखा है, समझा है, वो कंप्लीट तभी होगा जब तुम उसको अप्लाई कर पाओगे। सो दैट इज द रीजन बिहाइंड बिल्डिंग मेकिंग दिस कंसेप्ट बिल्डर एपिसोड्स। मैं नॉर्मली देखता हूँ कि लोग इन एपिसोड्स को स्किप कर देता है, लेकिन यार सिर्फ थ्योरी पढ़ के तुम कभी भी कंसेप्ट में प्रॉपर होल्ड कभी नहीं ला पाओगे। अगर पूरा समझना है ना, तो एक ही तरीका है, उसको अप्लाई करो। तो इन वीडियोस को, इन एपिसोड्स को बहुत अच्छे से देखना। तो आज का जो ये टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, ये दैट इज बेस्ड ऑन ऑल द कंसेप्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। बहुत छोटा चैप्टर है, बहुत कुछ ही कंसेप्ट्स है, ठीक। और ये एग्जाम में आता है, मेंस में हर साल या एडवांस में हर साल एक क्वेश्चन तुमको डेफिनेटली मिलेगा। अगर और ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन आता नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं। अगर तुमने इसको ढंग से देख लिया, समझ लिया, बहुत आसानी से तुम इस चैप्टर में मार्क्स स्कोर कर पाओ। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। देखो, मैंने ढूंढ के हर एक कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चंस लगाए हैं। हाँ, इनफाइनाइट क्वेश्चंस होते हैं, बुक्स में बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, लेकिन यार तुम किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी टॉपिक में अगर होल्ड लाना चाहते हो, कॉन्फिडेंस लाना चाहते हो, वो धीरे धीरे होता है, राइट। तो यहाँ पर बिगिनर लेवल पे जितने सारे कंसेप्ट तुमको समझना है, विच विल मेक यू रेडी टू अटेम्प्ट न्यूअर क्वेश्चंस, वो सारे टॉपिक्स, वो सारे क्वेश्चंस, वो सारे कंसेप्ट्स मैं इस एपिसोड में डिस्कस करता हूँ। ठीक है, सो इन एपिसोड्स को बहुत अच्छे से देखना, ध्यान से देखना और सीखना इन चीज़ों को देख के। ठीक है, तो हम सबसे पहले अपने सबसे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। द क्वेश्चन इज ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ध्यान से देखना, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद सर्कुलर प्लेट्स, द प्लेट्स आर सर्कुलर, साइड व्यू है इसलिए स्ट्रेट लाइंस दिख रहा है, of radius 1 meter. इसका जो रेडियस है r, that is given as what, that is given as 1 meter. ठीक है, has a capacitance of 1 nanofarad. अच्छा, इसका capacitance जो है that is 1 nanofarad is 1 into 10 to the power minus 9 farad. ठीक है, and it is connected at time t equal to 0. It is connected for charging in a series resistor r equal to 1 mega ohm दिख रहा है across a 2 volt battery. मतलब this is a very simple case of charging of a capacitor. ठीक है ना, एक रेजिस्टर के थ्रू हमने बैटरी को इस कैपेसिटर के अक्रॉस कनेक्ट किया। as time passes the charge on the plates will keep on increasing. Calculate the magnetic field at the point P halfway between the center and the periphery of the plates. मतलब ये जो point P दिख रहा है ना, यहाँ से यहाँ तक ये जो डिस्टेंस OP वाला डिस्टेंस, ये कितना दिया हुआ है, 0.5 मीटर्स, हाफ मीटर्स दिया हुआ है। यहाँ पर तुमको मैग्नेटिक फील्ड कितना है वो पूछा गया है। कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड, बी वेरी वेरी कॉशियस कि क्या पूछा गया है। हाफ वे बिटवीन द सेंटर एंड द पेरिफेरी ऑफ द प्लेट्स आफ्टर टाइम t equal to 10 to the power minus 3 seconds. The charge on the capacitor at any time t is q equal to cv 1 minus e to the power of minus t by tau, which we already know. इन चीज़ों के बारे में हमको ऑलरेडी पता है, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन ये आता था। फर्स्ट थिंग, इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद तुम्हारे दिमाग में ये आना चाहिए कि सर यहाँ पर हमको मैग्नेटिक फील्ड कितना है वो पूछा गया, कि पी पॉइंट में कितना मैग्नेटिक फील्ड है। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए करंट चाहिए होता है। क्या दो कैपेसिटर प्लेट्स के बीच करंट एग्जिस्ट करता है, राइट। इस चैप्टर के पहले तुम बोलोगे नहीं सर, इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है, कैपेसिटर के बीच करंट एग्जिस्ट नहीं करता। और इस चैप्टर में हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि अगर दो प्लेट्स है, दो प्लेट्स के बीच का रीजन का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर वो टाइम के साथ वैरी करता है, अगर वो टाइम के साथ बदलता है, तो इसके साथ हम एक डिस्प्लेसमेंट करंट एसोसिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जस्ट इमेजिन कि अगर यहाँ पर ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसके साथ हम एक डिस्प्लेसमेंट करंट भी एसोसिएट कर सकते हैं। और अगर ये डिस्प्लेसमेंट करंट है, तो इस करंट के कारण इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। इज दैट क्लियर। तो यहाँ पर मैं एक बार मैग्नेटिक फील्ड लाइन डायग्राम एक बना के रखता हूँ ताकि हमको समझने में आसानी हो। से यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगा वो गोल सा होगा, मैं थोड़ा ऐसा ऐसा बनाता हूँ, ऐसा होगा, ठीक है। और इसके थ्रू क्या हो रहा होगा, इसके थ्रू तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट करंट पास कर रहा होगा। ये जो करंट है, दिस इज डिस्प्लेसमेंट करंट, लेट अस से दिस इज ID। इमेजिन करो इस तरीके से। इज दैट क्लियर। तो अभी अगर हमको पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बताना, तो सबसे पहले मुझे डिस्प्लेसमेंट करंट कितना वो बताना पड़ेगा। सो डिस्प्लेसमेंट करंट ID, इसका फॉर्मूला वी ऑल रिमेंबर, दैट इज एप्सिलॉन नॉट d phi e by dt। इसका मतलब है हमको वी नीड टू फाइंड आउट द रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। Now what is electric flux? Electric field into area, मतलब इस रीजन के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, इस रीजन के थ्रू जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इनटू एरिया, राइट। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या वो देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक्सप्रेशन होता है सिग्मा बाय
एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा इज द चार्ज डेंसिटी। सिग्मा को हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा को हम लिख सकते हैं q बाई ए इंटू एप्सिलॉन नॉट। व्हाट इज q? q फॉर एग्जांपल इन दिस केस अगर ये बैटरी है, अगर ये हम पॉजिटिव चार्ज मानते हैं, यहाँ पर अगर हम नेगेटिव चार्ज मानते हैं, दिस इज q, ठीक है। ए इज द एरिया ऑफ द प्लेट। मैं एक काम करता हूँ, इन सारे वैल्यूज को पहले अच्छे से लिख के रखता हूँ। जो यहाँ पर q है, q का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, दैट इज सी वी ब्रैकेट 1 माइनस ई टू द पावर ऑफ माइनस टी बाई टाउ लिख सकते हैं, करेक्ट। तो CV जो है, CV रिप्रेजेंट्स द मैक्सिमम चार्ज ऑन द कैपेसिटर। याद है ना, Q इक्वल टू Q नॉट लिखते थे हम लोग। Q नॉट की जगह हमने यहाँ पर CV लिख के रखा है, CV इज द मैक्सिमम चार्ज। तो CV की जगह हम लोग कैपेसिटेंस कितना पुट कर सकते हैं, यहाँ पर 1 नैनो फैराड दिया, दैट इज 10 टू द पावर माइनस 9। वोल्टेज की जगह हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, 2 पुट कर सकते हैं इनटू 1 माइनस ई टू द पावर ऑफ माइनस टी बाई टाउ, एंड टाउ इन दिस केस इज नथिंग बट RC। तो RC का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, 1 मेगा ओम इज 10 टू द पावर 6, एंड कैपेसिटेंस की जगह हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, 10 टू द पावर माइनस 9, एंड द वैल्यू विल कम आउट टू बी 10 टू द पावर माइनस 3 सेकेंड्स। याद है ना, दिस हैज गॉट द यूनिट ऑफ टाइम टाउ का। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज 10 टू द पावर माइनस 3। तो ये हो गया हमारा चार्ज का एक्सप्रेशन। चार्ज हमने निकाल दिया, तो चार्ज डेंसिटी हमको पता है Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट। मैं डायरेक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा वो लिखता हूँ, दैट इज Q बाई ए इंटू एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, एरिया कितना होगा, एरिया ऑफ द प्लेट्स, दिस ए इज नथिंग बट द एरिया ऑफ द प्लेट्स। ये जो पूरा प्लेट है उसका एरिया है, उसका वैल्यू होगा दैट इज पाई इंटू आर स्क्वायर। दिस आर सर्कुलर प्लेट्स, याद रखना, प्लेट्स आर बेसिकली सर्कुलर। उसका रेडियस कितना है, 1 मीटर, तो एरिया कितना होगा, दैट इज पाई इंटू 1 स्क्वायर, जिसको हम पाई लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम इसको क्या लिख देंगे, दैट इज Q। एक काम करता हूँ, Q का वैल्यू ही डायरेक्टली पुट कर देता हूँ। अच्छा एक मिनट, Q का वैल्यू हम लास्ट में पुट करेंगे। चलो, Q पाई ए की जगह हम पाई आर स्क्वायर की जगह सिर्फ पाई लिख देते हैं, एंड दिस इज एप्सिलॉन नॉट। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ इफ यू नीड टू फाइंड आउट फ्लक्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, सिंपली मल्टीप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू ये जो ब्लू वाला कलर का जो तुमको सर्कुलर एरिया दिख रहा है, उसके थ्रू फील्ड लाइंस पास करेगा, उसके थ्रू फ्लक्स हमको कैलकुलेट करना है। तो ब्लू वाला जो सर्कल है उसका एरिया कितना होगा, दैट इज pi into r square, इसका radius half होगा, right? OP is the radius of the circle which is given as 0.5 meters by r square। E का वैल्यू अगर मैं पुट करूँ तो क्या लिख सकते हैं, Q डिवाइडेड बाई पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, यहाँ पर हम लिख सकते हैं पाई इंटू 1 डिवाइडेड बाई 4, पाई गट्स कैंसल, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं Q डिवाइडेड बाई 4 एप्सिलॉन नॉट। Is that clear? So this is the value of electric flux। और तुमको एक बात समझना है कि ये जो Q है, this Q is a function of time। टाइम के साथ चार्ज ऑन द प्लेट्स इज गोइंग टू चेंज, फ्लक्स इज गोइंग टू चेंज, डिस्प्लेसमेंट करंट चाहिए तो डी फाई ई बाई डी टी चाहिए। सो लेट अस डिफरेंशिएट बोथ द साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चुपचाप डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा और डिफरेंशिएशन लग जाएगा कि इसके आगे डी क्यू बाई डी टी। इज दैट क्लियर? ओके फाइन। तो अगर हम डी क्यू बाई डी टी लिखना चाहे उसका एक्सप्रेशन क्या होगा वो लिख देते हैं, डी क्यू बाई डी टी। इन दिस केस क्यू का एक्सप्रेशन ये है, इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूँ, कॉन्स्टेंट 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9, इसके साथ हम कुछ नहीं कर सकते, ऐसा रख दो। और इस रिमेनिंग टर्म को अगर हम डिफरेंशिएट करें, 1 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस द डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स इज ई टू द पावर एक्स, तो ई टू द पावर ऑफ माइनस टी डिवाइडेड बाई 10 टू माइनस 3। अगर हम चेन रूल अप्लाई करें तो इसको और एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो यहाँ पर सिर्फ बचेगा -1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। इज दैट क्लियर? तो इसको अगर हम सजा के लिखे, ध्यान से देखो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 10 टू माइनस 3 ऊपर चला जाएगा, -9 प्लस 3 -6 होगा। सो दिस इज 2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 6, और यहाँ पर आएगा तुम्हारा दैट इज ई इंटू टू द पावर ऑफ माइनस टी डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर ऑफ माइनस 3। दिस इज द एक्सप्रेशन। Right, this is dq by dt। If I talk about displacement current id in this case, now ध्यान से देखो, id को हम लोग क्या लिख सकते हैं, that is epsilon naught into d phi by dt, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखना, that is 1/4 epsilon naught, है ना, और into dq by dt ऑलरेडी हमने एक्सप्रेशन निकाल के रखा है, that is 2 into 10 to the power minus 6 e to the power of minus t divided by 10 to the power minus 3। ये हो गया एक्सप्रेशन। तो एप्सिलॉन नॉट चला गया, 4.5 आ जाएगा यहाँ पर। तो इस एक्सप्रेशन को हम फाइनली क्या लिख सकते हैं, दैट इज 0.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6
into e to the power of minus t to the power minus 10 to the power minus 3. So this is the expression for displacement current. समझ में? This is the displacement current which is passing through the loop. So in this case, अगर हमको magnetic field निकालना है तो obvious thing that we have to do is to use Ampere's law. So the Ampere's law, Ampere Maxwell law states that the line integral of magnetic field B vector dot dl vector, in this case हम जो line integral apply करेंगे B dot dl, ये blue color के loop के periphery के cross लगाएंगे B dot dl, that is equal to mu naught times the conduction current plus displacement current. भूलो मत, this is the generalized expression and we know that conduction current का value कितना होगा in this case. Between the capacitor plates there is no motion of electrons, there is no conduction current. सिर्फ IC का value हम 0 put करेंगे, सिर्फ ID exist करेगा. तो इसको अगर हम simplify करते हैं हम क्या लिखेंगे, that is B and that is 2 pi r. रेडियस इज अगेन 0.5 मीटर्स, तो हमने हाफ लिख दिया. म्यू नॉट ये हो गया इंटू आई डी के जगह हमको अगर हम ये वैल्यू पुट करते हैं 0.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू ई टू द पावर ऑफ माइनस टी. टाइम की जगह कब पूछा गया है, टाइम पूछा 10 टू द पावर माइनस 3, तो यहाँ पर भी हमने 10 टू द पावर माइनस 3 पुट कर दिया. दे विल कैंसिल आउट बेसिकली, राइट, ये लोग कैंसिल आउट कर लेंगे. और इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ, मैं डायरेक्टली आंसर लिख रहा हूँ कि बी का एक्सप्रेशन हमको क्या मिलेगा सिंप्लीफाई करने के बाद, दैट इज 0.74, दैट इज 0.74 इंटू 10 टू द पावर माइनस 13 टेस्ला. बात समझ में? सो दिस इज हाउ वी सॉल्व द प्रॉब्लम. जिस तरीके से मैंने तुमको सिखाया है कि सोचना कैसे है उस चीज को, लेकिन अच्छे से पकड़ के रखना, समझना. ठीक है, इसको कॉपी करो, मिटा रहा हूं, आगे बढ़ते हैं इसके बाद. और एक बढ़िया क्वेश्चन देखते हैं. ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 25 मेगाहर्ट्ज, ठीक है, फ्रीक्वेंसी का वैल्यू कितना दिया है, इन दिस केस 25 मेगाहर्ट्ज, ट्रैवल्स इन फ्री स्पेस अलोंग द एक्स डायरेक्शन. देखो ये जो वेव है एक्स डायरेक्शन की तरफ ट्रैवल कर रहा है. एट ए पर्टिकुलर पॉइंट इन स्पेस एंड टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड इज 6.3 जे कैप. फॉर एग्जांपल इसको मैं वाई एक्सिस देता हूँ. देखो दिस ब्लू वाला कर्व इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, वो वाई एक्सिस की तरफ पॉइंट कर रहा है, ठीक है ना. तो ये जे कैप के अलाउंग सोचो कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जस्ट समझने के लिए कह रहा हूँ, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 6.3 है ना, जे कैप वोल्ट पर मीटर, ठीक है. एंड व्हाट इज द बी एट दैट पॉइंट, इस पॉइंट पे बी का वैल्यू कितना वो पूछा गया. ओके फाइन. नाउ डू वी हैव ए रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड? यस वी डेफिनेटली हैव. एंड मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से छोटा होता है, एंड दैट इज ई बाई सी. मैंने बोला था पीक वैल्यूज को भी हम इसी तरीके से रिलेट करते हैं, बी नॉट इक्वल टू ई नॉट बाई सी, और एट दिस इंस्टेंट जो वैल्यूज उनका भी रिलेशन ऐसा ही होगा, बी इक्वल टू ई बाई सी होगा, ठीक है ना. एंड यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह हम लोग 6.3 पुट कर सकते हैं, एंड सी की जगह हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, 3 इंटू 10 टू द पावर 8. दिस इज वोल्ट पर मीटर, दिस इज मीटर पर सेकेंड. और यहाँ पर हम इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें, इसका वैल्यू आएगा 2.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8, 2.1 into 10 to the minus 8 Tesla. So this is the expression for magnetic field. बात समझ में आया? Okay, what is the B at this point? So B का वैल्यू तो हमको पता चल गया. Now the point is इसका डायरेक्शन किस तरफ होगा. We already know कि magnetic field जो है, ये जो magnetic field है, it will be perpendicular to the electric field and it will always be perpendicular to the direction of propagation. याद है ना? पता है ना? That is direction of propagation. सो जैसे कि इस डायग्राम में दिख रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वाई एक्सिस की तरफ है, अगर डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन एक्स की तरफ है, तो मैग्नेटिक फील्ड को किस तरफ होना पड़ेगा, जेड की तरफ होना ही पड़ेगा. इज दैट क्लियर? सो द मैग्नेटिक फील्ड इन दिस केस इज डेफिनेटली अलोंग जेड डायरेक्शन. और एक तरीका क्या है देखो, और एक तरीका ये है कि ई क्रॉस बी करने से जो डायरेक्शन निकलता है, ई क्रॉस बी करने के बाद जो डायरेक्शन निकलता है, दिस डायरेक्शन should be along propagation of wave. मतलब जिस डायरेक्शन में एक मिनट propagation of wave, मैं ये कहना चाहता हूँ कि वेव जिस तरफ प्रोपोगेट कर रहे हैं, ई क्रॉस बी करने के बाद उसी तरफ तुम्हारा थंब पॉइंट करेगा. तो ई क्रॉस बी है, करके देखो, ई क्रॉस बी थंब एक्स एक्सिस की तरफ ही पॉइंट कर रहा है. तो मैग्नेटिक फील्ड बी का जो डायरेक्शन होगा वो किस तरफ होगा, जेड एक्सिस की तरफ होगा एट दिस मोमेंट, ठीक है ना. तो यहाँ पर अगर मैं बी का वैल्यू लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिखूंगा, दैट इज 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8. एंड डायरेक्शन के लिए हम क्या दे सकते हैं, के कैप टेस्ला, ठीक है. 2.1, एक मिनट, यहाँ पर मैंने 2 लिखा है, एक्चुअली 2.1 है. दिस इज, हाँ एक मिनट,
2.1 into 10 to the power minus 8 k cap Tesla. So this is how you find out. देखो what are the things that we learned from this? First we हमने ये देखा कि इस रिलेशन को कैसे यूज किया जाता है. सेकेंडली हमने ये देखा कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो पहले से भी पता था कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के क्या होगा, परपेंडिकुलर. तो ऑब्वियसली इट विल बी अलोंग z एक्सिस, लेकिन पॉजिटिव z की तरफ होगा या नेगेटिव z की तरफ होगा, ये कैसे हम निकालें? उसके लिए हम ई क्रॉस बी देखेंगे. ई क्रॉस बी करने के बाद डायरेक्शन शुड कम अलोंग द डायरेक्शन, जो भी डायरेक्शन आएगा इट शुड बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव. बात समझ में आया? ई क्रॉस बी, यहाँ ऐसे करोगे ई क्रॉस बी एक्स एक्सिस की तरफ आएगा. यहाँ पर देखो ब्लू वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये वाला मैग्नेटिक फील्ड है. ई क्रॉस बी करो, देखो तुम्हारा थंब हमेशा किस तरफ आएगा, एक्स एक्सिस की तरफ आएगा. यहाँ पर ई क्रॉस बी करके देखो, इट विल ऑलवेज बी अराउंड एक्स एक्सिस. तो इस टेक्निक को यूज करना कि ई क्रॉस बी, उस जगह का ई और उस जगह का बी, इन दोनों के बीच अगर क्रॉस करोगे, थंब शुड बी पॉइंटिंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव. ठीक है, पक्का? इसको मिटा रहा हूँ, कॉपी करो. ओके, so now let's see this question. Very simple question, बहुत ही आसान क्वेश्चन है. The magnetic field in a plane electromagnetic wave is given by this 2 into 10 to the power minus 7 sin something. तो तुमको ये समझना है कि this is the peak value, this is B naught. 0.5 into 10 to the power 3 मतलब ये K रिप्रेजेंट कर रहा है बिकॉज KX प्लस ओमेगा टी के फॉर्म में होता, तो ये हो जाएगा ओमेगा. ठीक है ना, मैं लिख के रखता हूँ यहाँ पर. B naught का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, that is 2 into 10 to the power minus 7. यहाँ पर k का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, k का वैल्यू हम लिख सकते हैं 0.5 into 10 to the power 3 लिख सकते हैं. और यहाँ पर हम ओमेगा का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, ओमेगा का वैल्यू 1.5 into 10 to the power 11. ये हो गया, हमने लिख लिया. ठीक है ना. पूछा क्या, व्हाट इज द वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव. यहाँ से डायरेक्टली निकाल सकते हैं कि वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी क्या होगा. k का वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, k इन दिस केस इज नथिंग बट 2 pi by lambda and that is equal to 0.5 into 10 to the power 3. इसको मिटा देता हूँ. ठीक है, आई होप सो तुमको ये चीज़ समझ में आ गया. और यहाँ से हम बहुत आसानी से लैम्डा निकाल सकते हैं. सो लैम्डा इन दिस केस कैन बी रिटन एज 2 pi divided by 0.5 into 10 to the power 3. अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करूँ, मैं डायरेक्टली आंसर लिख के दे रहा हूँ. ठीक है, मैं ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करता बिकॉज वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा. दिस इज मीटर्स और इसका जो आंसर आता है दैट इज़ 1.26 सेंटीमीटर्स में आता है. इज दैट क्लियर? और ओमेगा है, ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज़ 2 pi f is equal to 1.5 into 10 to the power 11. और यहाँ से हम f अगर लिखना चाहे तो हम क्या लिखेंगे, 1.5 into 10 to the power 11 divided by 2 pi. एंड फ्रीक्वेंसी का वैल्यू कितना आ जाएगा इन दिस केस, कम ऑन, ये आ जाएगा दैट इज 23.9 गीगाहर्ट्ज. ठीक है ना. दिस विल बी द एक्सप्रेशन फॉर फ्रीक्वेंसी. इज दैट क्लियर? समझ में आ रही है? तो बहुत ही सिंपल है. ये सिर्फ तुमको वो जो इक्वेशन दिया हुआ है उसको पढ़ना आना चाहिए कि किसको के बोलते हैं, किसको ओमेगा बोलते हैं, किसको पी नॉट बोलते हैं. यहाँ पर पूछा राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन लिखना है तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का पीक वैल्यू निकालते हैं, दैट इज ई नॉट. ई नॉट का वैल्यू हमेशा मैग्नेटिक फील्ड से ज़्यादा होता है, तो ऐसे करके याद रखना, ई नॉट इज इक्वल टू बी नॉट इंटू सी. यहाँ पर बी नॉट की जगह हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, दैट इज 2 into 10 to the power minus 7. एंड सी की जगह हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, दैट इज 3 into 10 to the power 8. ठीक है, एंड दिस इज यूनिट वोल्ट पर मीटर. अगर मैं पुट कर दूँ तो 6 into 10 to the power 1 वोल्ट पर मीटर आ जाएगा. सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द पीक वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट. एंड वी नो दैट मैग्नेटिक फील्ड जिस तरह प्रोपोगेट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी तरह प्रोपोगेट करता है. तो kx वाला, kx प्लस ओमेगा टी वाला टर्म सेम रहेगा, राइट. बहुत मतलब मैग्नेटिक फील्ड जैसा ही रहेगा. तो यहाँ पर अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन लिखना, ध्यान से देना, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन, तो अगर ये y के तरफ है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, x के तरफ वेव प्रोपोगेट कर रहा है. इज दैट क्लियर? समझ में आया? magnetic field is along y axis, wave is traveling towards x axis, that means electric field has to be along z axis, right. E z, e suffix z हमने लिखा, that is e naught की जगह हमने 60 लिख दिया, that is sine. And both the waves are basically propagating along the same direction and they're always in the same phase. याद है, जब b पीक करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी पीक करता है. डायग्राम में देखने से आराम से समझ में आता है. बोथ ऑफ देम पीक एट द सेम टाइम, बोथ ऑफ देम रीच द नेगेटिव मैक्सिमम एट द सेम टाइम, बोथ ऑफ देम आर ऑलवेज इन द सेम फेज. तो हम यहाँ पर डायरेक्टली इस चीज़ को लिख देंगे जो यहाँ पर है, दैट इज 0.5 into 10 to the power 3x, that is kx प्लस ओमेगा की जगह 1.5 into 10 to the power 11 into t.
So this is volt per meter. So this is how you find out the expression for electric field. बहुत सिंपल सा है, देख कर रखो, समझो, आराम से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है इसमें हम एक नया कंसेप्ट सीखेंगे। देखो ऐसा है कि इस क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है लाइट विद एन एनर्जी फ्लक्स ऑफ 18 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी एनर्जी फ्लक्स सुनने के साथ साथ बहुत लोगों को डाउट हो जाएगा कि सर एनर्जी फ्लक्स क्या है। लोड नहीं लेने का एक बार इसका यूनिट देखो, वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज पावर पर यूनिट एरिया। क्या होता है? इंटेंसिटी। मतलब इंटेंसिटी का वैल्यू दिया है, राइट। इंटेंसिटी का वैल्यू कितना दिया है? दैट इज 18 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। याद है ना, इंटेंसिटी क्या है? एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। वाट क्या होगा? जूल्स पर सेकंड, ऊपर जूल्स होगा नीचे सेकंड आएगा, मतलब एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। दिस इज इंटेंसिटी। फॉल्स ऑन ए नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, मतलब ये जो है ये क्या करेगा, इसके ऊपर जब लाइट गिरेगा वो लाइट को क्या कर लेगा, पूरा का पूरा एब्जॉर्व कर लेगा, राइट, कंप्लीटली एब्जॉर्व कर लेगा। द सरफेस इज एन एरिया ऑफ 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब जिस रीजन में गिर रहा है इस जगह का एरिया अगर 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है। Find the average force exerted on the surface during a 30-minute time span. मतलब if the time for which ये light इस surface पे गिरता है that is 30 minutes, बात को समझो, तो इसमें force कितना लगेगा वो बताओ। So सबसे पहला चीज़ जो तुम्हारे दिमाग में आएगा कि सर लाइट गिरने से force कैसे लगता है, अगर लाइट गिरेगा तो force कैसे लगेगा। देखो you need to understand something. I think so तुमने केमिस्ट्री में ये पढ़ चुका होगा अब तक कि लाइट जो है इज मेड अप ऑफ फोटोन्स। बात समझ में आया। और जब लाइट गिरता है तो तुम ऐसे इमेजिन कर सकते हो कि फोटोन्स गिरा रहे हो तुम उस पर्टिकुलर सरफेस पे। अगर फोटोन्स गिराओगे, फोटोन्स के पास मोमेंटम होता है, तो वो लोग कुछ मोमेंटम लेके उस सरफेस को के साथ जाके टकराएगा, और टकराने के साथ साथ वो सरफेस क्या कर लेगा, उन फोटोन्स को एब्जॉर्व कर लेगा। मतलब उनका फाइनल मोमेंटम का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। दैट मीन्स द मोमेंटम ऑफ द फोटोन्स हैज चेंज्ड। जिस मोमेंटम से फोटोन हिट करता है, हिट करने के बाद का उसका मोमेंटम 0 हो जाता है अगर परफेक्टली एब्जॉर्बिंग सरफेस हुआ तो अंडर दिस कंडीशन हमने बहुत पहले से ही सीखा है, क्लास 11 में सीखा है कि फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो अगर फोटोन का मोमेंटम बदल चुका है दैट मीन्स फोटोन पे फोर्स लगा होगा, एंड इन टर्न फोटोन ने भी सरफेस पे फोर्स लगाया होगा। बात समझ में आया। तो अभी अगर हमको फोर्स निकालना है तो हमको सबसे पहले इस लाइट के पास कितना मोमेंटम है वो हमको सबसे पहले लिखना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? बिफोर वी डू दैट एक बार मैं तुमको उस प्रोसेस के थ्रू लेके जाना चाहता हूँ कि मोमेंटम हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो ऐसा समझो कि लाइट में बहुत सारे फोटोन्स हैं, बहुत सारे पार्टिकल होते हैं जिसको हम फोटोन्स कहते हैं। इनके पास एनर्जी है, कुछ ना कुछ एनर्जी, और उस एनर्जी जाके इसके साथ टकरा रहा है। जब टकराएगा वो क्या करेगा, सारा एनर्जी सरफेस क्या कर लेगा, एब्जॉर्व कर लेगा। अभी इनके पास जो एनर्जी है बाय आइंस्टाइन्स मास एनर्जी रिलेशनशिप, क्या बोला मैंने, बाय आइंस्टाइन्स मास एनर्जी रिलेशनशिप, उनका जो एनर्जी है U दैट इज इक्वल टू, मैं mc² लिख सकता हूँ, वेयर m इज द मास ऑफ ऑल फोटोन्स। मैंने mc² क्यों लिखा, बिकॉज मुझे पता है कि लाइट जो है दैट इज बेसिकली एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड दे ट्रैवल विद द स्पीड ऑफ लाइट। सो इफ आई से दैट लाइट इज मेड अप ऑफ फोटोन्स, दैट मीन्स फोटोन्स आर ट्रैवलिंग विद द स्पीड ऑफ लाइट। सो इफ द m इज द मास ऑफ ऑल द फोटोन्स, अगर उनके पास एनर्जी मैं लिखना चाहूँगा बाय आइंस्टाइन्स मास एनर्जी रिलेशनशिप, तो हम mc² लिख सकते हैं, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो, यहाँ से एक c को नीचे लेके आ जाएंगे, दिस इज c, और यहाँ पर क्या बचेगा, दैट इज m into c। Now can you tell me what is m into c? Mass into velocity. That is nothing but momentum. बात समझ में मैंने क्या कहा? That means अगर लाइट के पास u अमाउंट ऑफ एनर्जी है तो वो लाइट कितना मोमेंटम अपने साथ कैरी कर रहा है, u/c अमाउंट ऑफ मोमेंटम कैरी कर रहा है। Is that clear? पक्का समझ में आया? So this was the thing मैं तुमको समझाना चाहता हूँ। तो मोमेंटम p को हमने क्या लिख दिया, u/c, ठीक है। फिर से अगर लाइट के पास u अमाउंट ऑफ एनर्जी है तो उसके पास मोमेंटम कितना होगा, u/c। अभी ध्यान से सुनना, मैं जो कहानी बता रहा हूँ, सबसे पहले हम एनर्जी निकाल लेते हैं कि एनर्जी क्या है, व्हाट इज एनर्जी। बात को समझो, ये जो हमने इंटेंसिटी लिखा इससे हम एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। दिस u इज टोटल एनर्जी, कंफ्यूज नहीं होने का, दिस u इज टोटल एनर्जी। तो इंटेंसिटी क्या होता है, एक बार इसको यूनिट्स में खोल के लिखता हूँ तब जाके तुमको पूरा प्रॉपर फील आएगा कि इंटेंसिटी क्या रिप्रेजेंट करता है। दैट इज जूल्स पर सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब अगर मैं लाइट गिराता हूँ
तो पर सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर ये इसका एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, पर सेकंड इसमें कितना एनर्जी गिरता है? 18 जूल ऑफ एनर्जी गिरता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, इस छोटे से एरिया में, जिसका एरिया मैंने 1 सेंटीमीटर स्क्वायर लिया, इसमें एक सेकंड में कितना एनर्जी गिरता है? 18 जूल एनर्जी गिरता है। तो टोटल एनर्जी अगर हमको लिखना है, मुझे पता है कि टोटल एरिया कितना है, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम अगर 18 को 20 सेंटीमीटर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, चलो यूनिट के साथ लिखता हूँ तो कंफ्यूजन नहीं होगा। यहाँ पर हो गया 18, दैट इज जूल्स पर सेकेंड इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया इंटेंसिटी इंटू टोटल एरिया। अगर मैं करूँगा तो कितना आ जाएगा? इसका टोटल एरिया यहाँ पर दिया हुआ है, दैट इज 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट मीन्स दिस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी, टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो एक सेकंड में 20 सेंटीमीटर एरिया ने एब्जॉर्व किया। लेकिन ये एनर्जी हम कितने टाइम तक गिराते रहते हैं? 30 मिनट तक गिराते रहते हैं, 30 मिनट तक। तो यहाँ पर हमको इंटू टाइम भी लिखना पड़ेगा, इंटू 30, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। हमने यहाँ पर 60 सेकेंड्स पे लिख के रखा। तो इंटेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई एरिया मल्टीप्लाइड बाई टाइम विल गिव यू कि इस सरफेस पे पूरे 30 मिनट में पूरे 20 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया में कितना एनर्जी गिरा था। सो दिस इज द वैल्यू। ठीक है, अभी ध्यान से देखो, अगर हम यहाँ पर यूनिट्स को देखें ध्यान से, जस्ट चेक द यूनिट वंस। यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड्स कैंसिल आउट हो जाएगा और आंसर में सिर्फ जूल्स बचेगा। इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो इसका मैं डायरेक्ट आंसर लिखता हूँ, दैट इज 6.48 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 5 जूल्स। ये हमने लिख के रखा, दिस इज द टोटल एनर्जी। ठीक है, दैट मीन्स अगर हमको टोटल एनर्जी पता चल चुका है तो क्या तुम मुझे कह पाओगे कि ये जो लाइट था, ये जो लाइट गिरा, उसके पास इनिशियल मोमेंटम क्या है? दैट इज u by c। That means when the light is approaching the surface, उसके पास इनिशियल मोमेंटम कितना है? pi, which is u by c। और यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? that is 6.48 into 10 to the power 5 divided by c के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? that is 3। एक्चुअली घर में कंस्ट्रक्शन चल रहा है, मेरे घर पे नहीं, बिल्डिंग में ऊपर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो वो लोग कभी कभी ड्रिल चला देते हैं, बहुत लाउड साउंड होता है, मुझे रोकना पड़ता है वीडियो। ठीक है, जो जस्ट बेयर विथ मी, आई एम रियली सॉरी यार, आई कांट हेल्प दिस, बट समझ में तो आ ही रहा है यार। ठीक है ना, तो लेट्स कंटिन्यू। तो यहाँ पर अगर मैं मोमेंटम लिखना चाहूँ, एक मिनट, ओके, तो मैं कह रहा था कि यहाँ पर अगर हम मोमेंटम लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं? u by c। हमने ये कैलकुलेट कर लिया। तो इस मोमेंटम से लाइट गया था सरफेस के पास, टकराने के बाद सारे फोटोन्स को अब्जॉर्व कर लेता है, सारे लाइट को अब्जॉर्व कर लेता है। सो इट इज द फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इन दिस केस, दैट इज इक्वल टू 0। तो अभी अगर मैं तुमको पूछूं कि भाई साहब ये बताओ कि चेंज ऑफ मोमेंटम कितना है, इस पूरे लाइट का मोमेंटम कितना बदला है, चेंज इन मोमेंटम, इसके मैग्नीट्यूड को लेकर अगर मैं बोलूँ, दैट इज p फाइनल माइनस p इनिशियल, दैट विल कम आउट टू बी u by c, दैट इज नथिंग बट p। इसको हमने वगैरह से इसको मैंने p लिख दिया, तो u फाइनल p फाइनल माइनस p इनिशियल क्या आएगा? 0 माइनस p, p रह जाएगा, तो हमने p लिख कर रखा सर। सो दिस इज द अमाउंट ऑफ चेंज इन मोमेंटम विच हैज टेकन प्लेस, दैट इज 2.16 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। मैंने फाइनल मोमेंटम क्यों 0 लिखता है? बिकॉज वो एब्जॉर्व हो जाता है यार, उसके बाद उसके पास कोई मोमेंटम नहीं बचता। तो भाई अगर हमको फोर्स निकालना है, एवरेज फोर्स, वो क्या होगा? चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाई टाइम टेकन। ठीक है ना, तो चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाई टाइम टेकन हम डेल t से अगर डिवाइड करेंगे, that is 2.16 into 10 to the power minus 3, and time in this case, ध्यान से देखो कितना दिया हुआ है, 60 minutes, 60 into 30 seconds अगर हम लिख सकते हैं in this case, है ना, and the answer will finally come out to be 1.2 into 10 to the power minus 6 Newton। ठीक है, so this is the average force which is exerted। is that clear? okay, कॉपी करो, आगे बढ़ते हैं। okay, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी नाइस क्वेश्चन। इसमें भी एक नया कंसेप्ट मैं तुमको सिखाऊंगा। देखो, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स प्रोड्यूस्ड बाय द रेडिएशन कमिंग फ्रॉम ए 100 वाट बल्ब। ये जो बीच वाला रेड कलर का तुमको डॉट दिख रहा है, ये हो गया हमारा 100 वाट बल्ब। इसको मैं पॉइंट सोर्स जैसा मानूंगा। पॉइंट सोर्स समझ में आ रहा है, इसे जब लाइट निकलेगा चारों तरफ रेडियली आउटवर्ड निकलेगा। ठीक है ना, एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर्स, मतलब यहाँ से 3 मीटर्स के डिस्टेंस पे, राइट अंडरस्टैंड, यहाँ से 3 मीटर्स के डिस्टेंस पे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना वो पूछा जा रहा है। Assume that the efficiency of the bulb is 2.5%, efficiency 2.5% है। मतलब ये समझ लो कि बल्ब का जो ये पावर है ना, उसका सिर्फ 2.5% ही लाइट में कन्वर्ट होता है। ठीक है ना, तो इफेक्टिव पावर 100 वाट का सिर्फ मैं 2.5% ही लूँगा कैलकुलेशन। ठीक है, अभी देखो ध्यान से समझना, हाउ डज दिस वर्क नाउ। तो यहाँ से जब लाइट निकलता है ना,
दिस लाइट जो निकलता है, पहले तो ये समझो कि 100 वाट का मतलब क्या है। एक्चुअली 2.5% ऑफ 100 वाट होना चाहिए। मैं 100 वाट लेके कहानी बताता हूँ, कैलकुलेशन में 2.5 लगा दूँगा, ठीक है ना। 100 वाट का मतलब क्या है, ध्यान देना। दैट इज पावर इज इक्वल टू 100 वाट का मतलब है 100 जूल्स इन 1 सेकेंड। इसका मतलब ये जो बल्ब है ना, वो 1 सेकंड में चारों तरफ कितना एनर्जी छोड़ता है, 100 जूल्स। एक्चुअली में नहीं है यार, एक्चुअली 2.5% लेना चाहिए। मैं एक्चुअली 2.5 बार बार बोलने में मुश्किल होगा, इसलिए मैं 100 वाट को लेके ही कहानी बता रहा हूँ। तो पर सेकंड वो अपने एटमोसफियर में अपने चारों तरफ कितना एनर्जी रिलीज कर रहा है, 100 जूल ऑफ एनर्जी रिलीज कर रहा है। बात समझ में आया? तो ये जो लाइंस मैंने बनाए, दिस आर ऑल वेव्स, लाइट वेव जो इसी एनर्जी को कैरी करके जा रहा है। और वो जो सारा एनर्जी है, ध्यान से रखना, यहाँ पर ये जो स्पेयर दिख रहा है तुमको, ये जो सारा एनर्जी है, इसी स्पेयर के थ्रू, अगर मैं एक स्पेयर इमेजिन करूँ, इसी स्पेयर के थ्रू निकलेगा ना, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर मैं एक स्पेयर इमेजिन करूँ, यहाँ से बल्ब से जो लाइट निकलता है, चारों तरफ का जो लाइट है, दे ट्रैवल इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। तो एक स्पेयर वाला तुमको एक एनवेलप मिलेगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक स्पेयर वाले एनवेलप के फॉर्म में ये लाइट क्या करेगा, बाहर की तरफ ट्रैवल करेगा। जब ये सरफेस पे पहुंचेगा, एक बार ये बताओ कि इसका एरिया कितना होगा। व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सरफेस? द एरिया ऑफ द सरफेस इज 4πr², ठीक है ना। तो ये जो एरिया है 4πr², इसी एरिया से 1 सेकंड में 100 जूल ऑफ एनर्जी बाहर निकलेगा। डू एग्री विद दिस? ये एरिया से, इसी एरिया से 1 सेकंड में 100 जूल ऑफ एनर्जी बाहर निकलेगा। अभी पूछा कहाँ पर है, डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर्स, तो चलो इस डिस्टेंस को हम 3 मीटर्स मान लेते हैं। तो इस स्पेरिकल एनवेलप, जो एनवेलप है उसका जो सरफेस एरिया है, उसका वैल्यू हम क्या लिखेंगे, दैट इज 4π, आर का वैल्यू 3 मीटर है, तो ठीक है, बढ़िया है। दिस इज 3²। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमको मिलेगा 113 मीटर स्क्वायर। बात को समझो, तो 100 जूल ऑफ एनर्जी 1 सेकंड में इस टोटल एरिया, ये जो स्पेरिकल एनवेलप है, उसके थ्रू निकल के आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर मैं तुम्हारा लाइट का इंटेंसिटी लिखना चाहूँ कि लाइट का इंटेंसिटी क्या होगा, लाइट का इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या आता है, एनर्जी क्रॉसिंग यूनिट एरिया यूनिट टाइम, कॉस, फिर से एनर्जी विच इज क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस पर यूनिट टाइम। मतलब तुमको सिंपली यहाँ पर क्या करना है, पावर को एरिया से डिवाइड करना है। पावर क्या है, एनर्जी पर यूनिट टाइम डिवाइडेड बाय एरिया कर दोगे तो पर यूनिट एरिया भी हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पर हम अगर पावर लिखते हैं तो 100 जूल तो नहीं लिखेंगे, 100 जूल का 2.5% लिखेंगे, ठीक है ना। तो नीचे 100 फिर से लिख दिया हमने, और एरिया की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 113। 2.5% में इसका वैल्यू लिख देता हूँ डायरेक्टली, कितना होगा, ठीक है। दिस इज बेसिकली इंटेंसिटी का वैल्यू आएगा तुम्हारा 0.022 वाट, वाट मतलब जूल्स पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। सो दिस इज द इंटेंसिटी। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? तो हमने इंटेंसिटी तो निकाल लिया, इस 2.5% का कहानी याद रखना, सिर्फ इतना ही परसेंटेज ऑफ लाइट, इतना परसेंटेज ऑफ पावर ही सिर्फ लाइट में कन्वर्ट होता है, ठीक है ना। सो दिस इज द इंटेंसिटी। ओके, अभी तुमको एक बात समझना है कि ये जो लाइट है, लाइट बनता कैसे है, इट इज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। इलेक्ट्रिक फील्ड के पास भी एनर्जी होगा, मैग्नेटिक फील्ड के पास भी एनर्जी होगा। तो इस इंटेंसिटी का आधा इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा और आधा इंटेंसिटी किसका होगा, मैग्नेटिक फील्ड का होगा। बात समझ में आ रहा है? इज दैट क्लियर? तो मैं तुमको एक छोटा सा चीज़ याद दिलाना चाहूँगा। इफ आई टॉक अबाउट एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका एक्सप्रेशन क्या था, दैट इज हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर। ये था एनर्जी डेंसिटी का एक्सप्रेशन, और इस एक्सप्रेशन को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करूंगा, बिकॉज अभी हम जिस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ डील करते हैं तुमको याद होना चाहिए, डील विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एक बार याद कर, हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव साइनसोडियल फॉर्म में लिया था, तो हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू अलग अलग है। तो इफ दिस इज ए साइनसोडियल वेरिएशन, यहाँ पर हम ई के जगह क्या, कौन सा वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पर हम ई के जगह RMS वैल्यू पुट करेंगे, हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू ई RMS द होल स्क्वायर। ट्राई टू अंडरस्टैंड, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेरिएशन है वो कैसा वेरिएशन है, साइनसोइडल वेरिएशन है। तो ये हो गया एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। मैं इसी को लेके बात करूंगा, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा था कि इंटेंसिटी का आधा पोर्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के पास होता है और आधा पोर्शन मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। तो मैं अभी एनर्जी डेंसिटी के टर्म्स में इंटेंसिटी को एक्सप्रेस करना चाहूँ, किसके टर्म्स में, एनर्जी डेंसिटी के टर्म्स में। और ध्यान से सुनना, ठीक है ना। इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, इंटेंसिटी का फॉर्मूला है, मैं फिर से इंटेंसिटी का फॉर्मूला थोड़ा अलग से लिखता हूँ, दैट इज एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम डिवाइडेड बाय एरिया। आई थिंक सो तुमको ये समझ में आ रहा है ना? ओके, फिर से कह रहा हूँ,
इंटेंसिटी का एक वैल्यू तो मैंने निकाल लिया, अभी मैं इंटेंसिटी फिर से एनर्जी डेंसिटी के टर्म्स में लिखना चाहता हूँ। एक इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है जो हमको चाहिए होगा। तो मैंने एक बार इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन लिख दिया कि इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम डिवाइडेड बाय एरिया, ठीक है ना। तो लेट अस से इस जगह पर लेट अस से दिस रेडियस इज आर, राइट हैंड से दिस रेडियस इज आर, और मैंने dr थिकनेस का एक एनवेलप माना। क्या माना? dr थिकनेस का एनवेलप। तो कैन यू टेल मी ये जो रीजन है, इस रीजन में कितना एनर्जी होगा? ये जो dr थिकनेस, ये जो एनवेलप तुमको दिख रहा है, इसमें बहुत ही कम एनर्जी स्टोर होगा। इज दैट क्लियर? बिकॉज एनर्जी तो पूरा एनवायरमेंट में, पूरा नेबरहुड में डिस्ट्रीब्यूटेड है, पूरा इस बल्ब के चारों तरफ एनर्जी है। तो इस छोटे से रीजन में जो छोटा सा एनर्जी होगा DE, उसको हम क्या लिख सकते हैं? इस जगह का जो एनर्जी डेंसिटी है मल्टीप्लाइड बाय द वॉल्यूम, बिकॉज एनर्जी डेंसिटी इज नथिंग बट एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये जो तुमको एनवेलप दिख रहा है ऊपर का ब्लू कलर का एनवेलप, इसका जो वॉल्यूम होगा, इसके साथ अगर मैं एनर्जी डेंसिटी को मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे टोटल एनर्जी मिलेगा इस एनवेलप में। ये जो ब्लू कलर का एनवेलप है, इसमें कितना एनर्जी है वो निकल जाएगा, ठीक है ना। सो इन दिस केस ध्यान से देखना, अगर मैं टोटल स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी DE लिखना चाहूँ, एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमने क्या लिख दिया, दैट इज UE। और ये जो थिक एनवेलप है दिख रहा है, इसका वॉल्यूम कितना होगा, दैट इज क्रॉस सेक्शनल एरिया, दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर इंटू इसका थिकनेस हम क्या लिख सकते हैं, इसका थिकनेस हम dr लिख सकते हैं। दिस इज द एनर्जी। बात समझ में आ रहा है? ओके फाइन। अभी जो ये एनर्जी है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये जो एनर्जी है, ये सारा एनर्जी इस ब्लू वाले रीजन में जो एनर्जी है वो फिर इस सरफेस से निकलेगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, बिकॉज एनर्जी वेव के फॉर्म में प्रोपोगेट करता है बाहर की तरफ। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, अभी इस ब्लू वाले रीजन में जो एनर्जी है, ये जो ब्लू वाला रीजन तुमको दिख रहा है, मैं थोड़ा और बना देता हूँ। इस ब्लू वाले रीजन में जो एनर्जी है, ये एनर्जी क्या करेगा, ये बाहर की तरफ निकलेगा, राइट। इट विल मूव आउटवर्ड्स, राइट, ठीक है। तो इस सारे एनर्जी को, ये जो तुमको बाहर का एनवेलप दिख रहा है, ये जो बाहर वाला एनवेलप है, इससे निकलने के लिए कितना टाइम लगेगा वो हम निकाल लेते हैं। द टाइम नीडेड फॉर दिस ऑल दिस एनर्जी टू पास दिस सरफेस, ये जो दूसरा सरफेस है। समझ में आया? मैं एज आई टोल्ड यू कि ये थिकनेस कितना है dr, और मुझे पता है कि ये जो फोटो जो इस एनर्जी को कैरी करके आगे बढ़ रहा है, दे ट्रैवल विद द स्पीड ऑफ लाइट। तो इस dr थिकनेस, dr डिस्टेंस को अगर c स्पीड से ट्रैवल किया जाता है, व्हाट इज द टाइम टेकन टू क्रॉस दिस एनर्जी, टू क्रॉस दिस पेरिफेरी, दिस सरफेस, जो बाहर का सरफेस है, दिख रहा है। सो इन दिस केस मैं टाइम टेकन अगर लिखूँ, टाइम टेकन, तो टाइम टेकन मैं लिख सकता हूँ इन दिस केस डिस्टेंस क्या होगा, dr बाई वेलोसिटी क्या हो जाएगा, dr बाई c। बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखना, दैट इज dr बाई c, दिस इज टाइम टेकन। इज दैट क्लियर? और ये सारा जो एनर्जी है, सारा एनर्जी को, ये जो तुमको ब्लू कलर का एनवेलप दिख रहा है, ये आउटर वाले सरफेस से निकलने के लिए उसको इतना टाइम चाहिए होगा dr बाई c, बिकॉज dr थिकनेस है। तो ये वाला जो फोटोन, ये वाला फोटोन है, उसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में इतना टाइम लगेगा। तो ये वाला फोटोन अगर यहाँ पहुँच गया, इसका मतलब है कि इस रीजन में, इस ब्लू कलर के रीजन में जितना एनर्जी था वो सरफेस से बाहर निकल चुका है, ठीक है। दिस इज द टाइम टेकन। ओके फाइन, हमको समझ में आ गया कि टोटल एनर्जी कितना, टोटल टाइम, और ये जो एनर्जी निकलेगा, ये टोटल कितने सरफेस एरिया से निकलेगा, ये वाला सरफेस एरिया, इसका सरफेस एरिया भी हम क्या लिख सकते हैं भाई, इस यहाँ से यहाँ तक का रेडियस अगर r है, तो इस बाहर वाले सरफेस एरिया, ये जो बाहर वाला तुमको स्फीयर दिख रहा है, उसका रेडियस कितना होगा, r प्लस dr। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 4 पाई r प्लस dr द होल स्क्वायर। लेकिन dr जो है r के सामने इतना छोटा है, इसको मैं फिर से क्या लिख दूंगा, 4 पाई r स्क्वायर। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर अभी अगर मैं इंटेंसिटी लिखना चाहूँ, इंटेंसिटी एनर्जी डेंसिटी के फॉर्म में, देखो कैसे आएगा। ऊपर हम क्या पुट करेंगे, टोटल जो एनर्जी हमने लिखा है DE का वैल्यू हम क्या लिख देंगे, ध्यान से देखो, दिस इज UE, एनर्जी डेंसिटी दैट इज UE, ऊपर क्या आ जाएगा, दिस इज 4 पाई r स्क्वायर इंटू dr, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई, नीचे हम क्या लिखेंगे, टोटल एरिया, टोटल टाइम, एरिया हम क्या लिख देंगे, दैट इज 4 पाई r स्क्वायर, और टाइम क्या लिख देंगे हम, ध्यान से देखो, दिस इज dr बाई c। सो dr चला गया, 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर चला गया। सो दिस इज एनर्जी डेंसिटी इनटू c। दिस इज आल्सो द एक्सप्रेशन फॉर इंटेंसिटी। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। दिस इज आल्सो द एक्सप्रेशन फॉर इंटेंसिटी इन टर्म्स ऑफ एनर्जी डेंसिटी। ये बात हमेशा याद रखना कि एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड का और मैग्नेटिक फील्ड का, दोनों का एनर्जी डेंसिटी क्या रहेगा, सेम रहेगा। दिस इज एनर्जी डेंसिटी, इक्वली बटेगा एनर्जी दोनों के बीच, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, ये वाला जो एनर्जी है इसके साथ इक्वेट करेंगे, बिकॉज ये जो हमने इंटेंसिटी निकाला है,
ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में निकाला है, राइट, एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब ये जो इंटेंसिटी तुमको दिख रहा है 0.022 वाट, ये तो टोटल इंटेंसिटी, इसका आधा जो है, इसका आधा इंटेंसिटी कौन कैरी कर रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कैरी कर रहा होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखना कि हाफ ऑफ दिस, हाफ ऑफ 0.022, half of this intensity is actually possessed by the electric field, और इलेक्ट्रिक फील्ड वाला इंटेंसिटी क्या है, दिस इज UE into C। दिख रहा है, ये जस्ट हमने डिराइव किया था U into C। UE का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, एनर्जी डेंसिटी का हाफ एप्सिलॉन नॉट, और इलेक्ट्रिक फील्ड तो वेरी करते रहता है, साइनसोडियल वेरिएशन है, तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के जगह हम क्या लिख देंगे, ERMS, हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू E स्क्वायर इंटू C। तो देखो एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हमको पता है, C दैट इज द स्पीड ऑफ लाइट, वो हमको पता है। तो यहाँ से हम इस रिलेशन से हम डायरेक्टली ERMS का वैल्यू निकाल सकते हैं। मैं तुमको डायरेक्टली आंसर बताता हूँ कि अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो ERMS का वैल्यू कितना आएगा डायरेक्टली, दैट इज 2.9 वोल्ट पर मीटर। दिस इज द वैल्यू ऑफ ERMS। तो यहाँ से अगर हमको पीक वैल्यू चाहिए कि E नॉट, पीक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका क्या करना है, सिंपली हमको √2 टाइम्स ऑफ ERMS करना है ना, बिकॉज यहाँ पर हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड कंसिडर कर रहे हैं दैट इज एक्चुअली हैविंग ए साइनसोडियल वेरिएशन, और साइनसोडियल वेरिएशन में पीक वैल्यू एंड RMS वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस है वो √2 का डिफरेंस है, वही मैंने लिख दिया। और यहाँ पर अगर मैं √2 के साथ मल्टीप्लाई करूँ, ये भी लिख देता, दैट इज 4.07 वोल्ट पर मीटर। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन। ओके, यहाँ से अगर मैं अभी फॉर एग्जाम्पल बी नॉट निकालना चाहूँ, बी नॉट का वैल्यू हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड से कम होगा, E नॉट बाई C। E नॉट का वैल्यू हमने निकाल दिया, और इसका आंसर आएगा इन दिस केस 1.4 इंटू 10 टू द पावर -8 टेस्ला। बात समझ में आया। BRMS अगर निकालना है, बी नॉट बाई √2, और इसका आंसर आएगा, मैं बताता हूँ, 9.6 इंटू 10 टू द पावर -9, 9.6 इंटू 10 टू द -9 टेस्ला। सो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ RMS वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका सबसे, इस डिस्कशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि इंटेंसिटी को तुमको अगर एनर्जी डेंसिटी के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है तो तुम उसको कैसे लिख सकते हो, एनर्जी डेंसिटी इंटू स्पीड ऑफ लाइट, U इंटू C। इस चीज़ को अच्छे से याद रखना, ठीक है। कॉपी करो, चलो मैं इसको मिटा रहा हूँ। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऐसा है कि electric field in an electromagnetic wave is given by E equal to 50 sin omega t minus x by c. This is the equation of a traveling wave, और ये जो है this is E naught peak value, ठीक है ना। Find the energy contained in a cylinder of cross sectional area 10 cm square। मतलब ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है that is 10 cm square, उसका लेंथ कितना है, the length is 50 cm, ठीक है। इस वॉल्यूम में कितना एनर्जी, सिंपल है। हम क्या करेंगे, एनर्जी अगर टोटल निकालना है तो हम एनर्जी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हमको एनर्जी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम करना है तो सबसे पहले इस बात को याद रखना कि एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दोनों का वैल्यू क्या है, सेम है। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड वाले एनर्जी डेंसिटी को लिख लें, दोनों का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड वाले एनर्जी डेंसिटी को लिख लें, दैट इज हाफ एप्सिलॉन नॉट into ERMS the whole square। ये सिखाया था मैंने प्रीवियस प्रॉब्लम में। दैट इज हाफ एप्सिलॉन नॉट, ERMS का वैल्यू कितना होगा, दैट इज E नॉट बाई √2 द होल स्क्वायर। सो दिस इज हाफ एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू पता है, दैट इज 8.86 इंटू 10 टू द पावर -12, 8.86 इंटू 10 टू द पावर -12 है ना, इंटू E नॉट बाई √2। E नॉट का वैल्यू होगा 50 डिवाइडेड बाई √2, स्क्वायर छूट गया था यहाँ पर, स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसका वैल्यू कितना आएगा मैं बता देता हूँ, दैट इज 5.54 इंटू 10 टू द पावर -9, दैट इज 5.54 इंटू 10 टू द पावर -9 जूल पर मीटर क्यूब। बात समझ में, दोनों का एनर्जी डेंसिटी तो सेम है। तो इस वॉल्यूम में टोटल एनर्जी अगर हमको निकालना है, टोटल एनर्जी, उसका एक्सप्रेशन क्या होगा, टोटल एनर्जी इन दिस केस इज नथिंग बट टोटल एनर्जी डेंसिटी दैट इज UE प्लस UD मल्टीप्लाइड बाई व्हाट, मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, ठीक है। तो जो भी वैल्यू आया उसके साथ 2 मल्टीप्लाई करते दैट इज 2 इंटू 5.54 इंटू 10 टू द पावर -9, एंड वॉल्यूम की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया इन दिस केस दैट इज 10 इंटू 10 टू द पावर -4 इंटू 0.5।
मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा, ध्यान से देखो, दैट इज 5.55 into 10 to the power minus 12 joules. So this is the correct answer in this case. I hope you've enjoyed this. Energy density का ही फंडा था इसमें. So here I conclude this video. Please like, share and subscribe the channel. डेफिनेटली लाइक करना. मैंने आई थिंक सो बताया नहीं. देखो वीडियो में जितना लाइक्स होता है ना, उतना ज़्यादा यूट्यूब का जो AI सिस्टम है वो क्या करता है, इसको रिकमेंड करता है बाकी लोगों को. आई वुड रियली अप्रिशिएट इफ़ यू रियली एंजॉय दिस वीडियो, प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन देन. एंड यहाँ पर कंक्लूड करते हैं. थैंक यू, बाय, टेक केयर.